दोस्तों, बिहार के चुनावी नतीजे सामने हैं, पर यह नतीजे किसी सामान्य वोटिंग का परिणाम नहीं है। यह तो एक राजनीतिक तूफान है जिसे सत्ता के चाणक्यों ने बेहद खामोशी और क्रूरता से पैदा किया है। जहां एक ओर तेजस्वी यादव की रैलियों में इंसानों का सैलाब उमड़ रहा था, युवाओं की आंखों में बेरोजगारी के खिलाफ एक बदलाव की आग दिख रही थी, वहीं जब नतीजे आए तो सारा उत्साह, सारी उम्मीदें एक अदृश्य ताकत के सामने धड़ाम से गिर पड़ी। एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को जो सीटें मिली हैं वे महज संख्याएं नहीं हैं, वे इस बात का सनसनीखेज सबूत हैं कि कैसे धनबल, सरकारी तंत्र और भावनाओं का खेल मिलकर लोकतंत्र के वोट को महज एक रबर स्टैंप बना देता है। आज सवाल यह नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, सवाल यह है कि क्या हमारा लोकतंत्र सच में जिंदा है? क्या यह जीत जनता की थी या फिर मोदी शाह की उस अजेय मशीनरी की जो हर चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? जब एग्जिट पोल इस हवा को भांप नहीं पाए, जब जमीन पर बदलाव की लहर साफ दिख रही थी, तो अचानक यह प्रत्याशित जीत कहां से आ गई? क्या यह कोई लहर थी या सत्ता की तिजोरी से निकली कोई चमत्कारिक योजना? दोस्तों, यह जीत बनाई गई है, खड़ी की गई है और इसके पीछे का असली खेल अब खुलकर सामने आना चाहिए। इस तथाकथित जीत का जो सबसे गंदा और खुला खेल खेला गया है वो है महिला वोट का कार्ड। हां, आपने सही सुना, बिहार की महिलाओं को इस बार चुनाव का मोहरा बनाया गया। चुनाव की घोषणा होते ही बुढ़ापे की पेंशन में अचानक बढ़ोतरी या महिलाओं के खातों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, ये सब महज सरकारी योजनाएं नहीं थीं, ये तो मोदी सरकार का लोकतंत्र को खरीदने का नया फॉर्मूला था। विपक्ष चिल्लाता रहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, मगर दिल्ली की सत्ता ने बड़ी बेशर्मी से इसे सामान्य प्रक्रिया बताकर टाल दिया। लेकिन नतीजे साफ बताते हैं, महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से 10% ज्यादा निकली। यह सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं थी मेरे दोस्तों, यह चुनावी घोषणा पत्र को कैश वाउचर में बदलकर जनता का वोट खरीदने का एक साहसिक और दुर्दांत दांव था। क्या विकास की बातें खत्म हो गईं? क्या बेरोजगारी या महंगाई अब मुद्दा नहीं रहा? क्या हमारा लोकतंत्र अब सिर्फ इस बात से चलेगा कि सत्ता किसे, कितना और कब पैसा ट्रांसफर करती है? क्या एक एक हजार का हस्तांतरण युवाओं की नौकरी, किसानों की आत्महत्या और देश की अर्थव्यवस्था के सवालों को दबा सकता है? मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि हां, वह लोकतंत्र को खरीद सकती है और जनता का एक बड़ा हिस्सा तात्कालिक राहत के इस टैबलेट को निगलने को तैयार है। सत्ता का खेल तभी आसान होता है जब विपक्ष कमजोर हो, और इस बार महागठबंधन ने यह कमजोरी खुद ही दिखा दी। तेजस्वी की मेहनत, उनका जुझारूपण सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि कांग्रेस ने 60 सीटें तो ले ली, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट ऐसा रहा जैसे वे लड़ाई नहीं बल्कि फॉर्मेलिटी करने आए थे। महागठबंधन सिर्फ सीटों का गणित नहीं होता मेरे दोस्तों, ये भरोसा होता है, ये एकता होती है, ये साझा संघर्ष होता है। लेकिन यहां तो कई जगह फ्रेंडली फाइट चल रही थी। जब सेना का कमांडर ही अपने सिपाही पर भरोसा न करे, जब कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी तेजस्वी को खुलकर नेता मानने में हिचक दिखाए, तो दिल्ली में बैठे चाणक्य तो जश्न मनाएंगे ही, उनका काम आसान हो गया। विपक्ष आपस में लड़ता रहा और मोदी शाह की जोड़ी ने खामोशी से अपना माइक्रो मैनेजमेंट का खेल खेला। यह हार सिर्फ सीटों की हार नहीं है, यह विपक्ष के विश्वास और रणनीति की भीषण हार है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे विस्फोटक पहलू पर। आपने चुनाव की रातों के वो वीडियो देखे होंगे, ईवीएम बदलते हुए लोग, कैमरे बंद होते हुए, अंधेरे में भागती गाड़ियां, ये सब क्या था? क्या यह सिर्फ अफवाह थी या फिर यह उस अदृश्य शक्ति का खुला खेल था जो लोकतंत्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमाने के लिए हर सीमा को लांघने को तैयार है? तेजस्वी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सारा देश सांस रोककर देख रहा है कि क्या जस्टिस बीआर गवई इस लोकतंत्र विरोधी साजिश पर कोई बड़ी जांच का आदेश देंगे? क्या मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरह की जवाबदेही तय होगी? दोस्तों,
अगर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाए, अगर यह साबित हो जाए कि मशीनों ने सरकार बनाई है, तो हमारे देश का चुनावी ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। यह सिर्फ गड़बड़ी का मामला नहीं है, यह लोकतंत्र की नींव का मामला है। अगर जनता का वोट सुरक्षित नहीं है, अगर भरोसा खत्म हो गया, तो आने वाले चुनाव सिर्फ एक नाटक बनकर रह जाएंगे और तब मोदी सरकार की तानाशाही को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से जिंदा रहता है और सत्ता को इन चुभते सवालों का जवाब देना ही होगा। बिहार की इस जीत ने बीजेपी को एक नया अजय फॉर्मूला दे दिया है। यह जीत सिर्फ बिहार की नहीं है, यह 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक लॉन्च पैड है। उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल, हर जगह अब यही विषैला फॉर्मूला आजमाया जाएगा। सोशल प्रोग्राम के नाम पर कैश ट्रांसफर, विकास, रोजगार जैसे बड़े मुद्दों को भुलाकर तत्काल राहत के नाम पर सीधे पैसा दो। जनता को बताओ कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारी खजाने का खुलना है। महिलाओं पर फोकस, 1000 के डायरेक्ट ट्रांसफर से एक बड़ा वोट बैंक सुनिश्चित करो और देश की आधी आबादी को चुनावी मोहरा बनाओ और अभेद्य चुनावी मशीनरी मीडिया को गोदी मीडिया बनाकर प्रचार में लगाओ। सरकारी तंत्र और चुनाव आयोग को मौन करवाओ और बूथ मैनेजमेंट को इतना बारीक बना दो कि विपक्ष को जमीन पर काम करने का मौका ही न मिले। मोदी सरकार ने अपने विरोधियों को संदेश दे दिया है, हम अजय हैं, हम हर चुनाव में चमत्कार कर सकते हैं। यह मनोवैज्ञानिक जीत विपक्ष के मनोबल को तोड़ देगी और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब विपक्ष हार मान लेता है तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। इस पूरे सियासी बवंडर में एक नया सनसनीखेज मोड़ आता है जो दिल्ली से पटना तक राजनीतिक भूचाल ला सकता है। अगर यह खबर सच हो जाए तो मोदी सरकार की तानाशाही का सबसे क्रूर चेहरा सामने आएगा। जब अचानक यह खबर आती है कि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। यह सिर्फ पार्टी बदलना नहीं है, यह बिहार में बीजेपी के पूरे खेल को बिगाड़ना है। और जैसे ही नीतीश विपक्ष के साथ आते हैं, आंध्र प्रदेश से भी खबर आती है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी विपक्ष के साथ हाथ मिला लिया है। देश की राजनीति में एक विशाल विपक्ष खड़ा होता दिखता है और फिर होता है असली खेल। मोदी सरकार जो गठबंधन बदलने से नाराज है, तुरंत अपना हथियार निकालती है। एड, सीबीआई और इट पुराने केस अचानक दोबारा खुल जाते हैं, नोटिस जारी होते हैं और पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। सरकार कहती है कानून अपना काम कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताता है। और फिर आता है वह काल्पनिक लेकिन डरावना पल, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। पूरा देश राजनीतिक उबाल पर आ जाता है। विपक्ष एकजुट होकर इसे लोकतंत्र पर हमला बताता है। बिहार और आंध्र प्रदेश की सड़कों पर आंदोलन शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर डेमोक्रेसी अंडर अटैक ट्रेंड करने लगता है। देश दो हिस्सों में बंट जाता है, एक वो जो भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई को जरूरी मानता है और दूसरा वो जो इसे मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र की आवाज दबाने का सबसे बड़ा प्रयास बताता है। यह राजनीतिक संघर्ष देश का ध्यान विकास, रोजगार और आर्थिक मुद्दों से हटाकर सीधे टकराव पर केंद्रित कर देता है। तानाशाही का लक्ष्य पूरा होता है, जनता को मूल मुद्दों से भटका दो और उन्हें संघर्ष में उलझा दो। कांग्रेस तब एक और विस्फोटक दावा करती है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में और भी विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई होगी। यह डर का माहौल, यह तनाव बीजेपी की रैलियों में जोश भरता है, जबकि विपक्ष की सभाओं में आक्रोश दिखाई देता है। राज्यपाल भी राजनीतिक हालात पर नजर रखने के लिए निर्देशित होते हैं, जिससे राज्य स्तर की राजनीति में भी अस्थिरता आ जाती है। विधायक दल बदलने की तैयारी में दिखते हैं। दोस्तों, बिहार का चुनाव और उसके बाद की यह काल्पनिक राजनीतिक उथल पुथल हमें एक भयानक आईना दिखाती है। यह दिखाती है कि आज की भारतीय राजनीति में जनता का वोट उतना मायने नहीं रखता जितनी सत्ता की मशीनरी,
पैसे का ट्रांसफर और डर की राजनीति। क्या हमने लोकतंत्र को सिर्फ योजनाओं और पैसों तक सीमित कर दिया है? क्या सत्ता सिर्फ चुनावी लाभ के लिए महिलाओं के खातों में पैसा डालकर यह मान लेती है कि उसने विकास कर दिया? और क्या जनता भी इसी तात्कालिक राहत को वास्तविक विकास मान बैठी है? अगर भविष्य में हर चुनाव इसी कैश आधारित फॉर्मूले पर लड़ा जाएगा, अगर सत्ता अपनी तानाशाही दिखाने के लिए एड सीबीआई का इस्तेमाल करेगी और विपक्ष सिर्फ कमजोरी और आपसी लड़ाई में उलझा रहेगा, तो हमारे बच्चों को एक मजबूत देश नहीं बल्कि एक कमजोर लोकतंत्र मिलेगा, जहां एक पार्टी की इच्छा ही कानून बन जाएगी। यह सवाल सिर्फ पटना का नहीं है, यह दिल्ली का है, मुंबई का है, आपकी जेब का है और देश की दिशा का है। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं है, यह नजर रखने का काम भी है। और इस चुनाव ने दिखाया है कि हमें सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर नजर रखनी होगी।